नमस्कार, एसकेजी सामान्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने जो है वो पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था। इस चैनल पे आपको जो है महिलाओं से जुड़े जितने भी एक्ट हैं और बच्चों से जुड़े जितने भी एक्ट्स हैं, उनके वीडियोस जो हैं वो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ महिला और बाल विकास विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं वो भी हम आपके सामने जो है वो समय-समय पर लाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के कौन से क्रमांक का अधिनियम है? तो जो ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, ये उस साल कौन से नंबर का जो है एक्ट था? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 46। तो इसका जो उत्तर है वो है 28, ऑप्शन बी। एक्ट नंबर 28 ऑफ 1961। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो एक्ट नंबर 28 है 1961 का। जो अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता या देता है तो कितना जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है? सजा के अलावा, शास्ति यानी पेनल्टी के अलावा जो है, पेनल्टी के अलावा जो है उसके ऊपर जुर्माना कितना लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है कम से कम 15,000 रुपये, ऑप्शन बी है 15,000 रुपये से दहेज के मूल्य तक, ऑप्शन सी है जो दहेज का मूल्य होगा वही जुर्माना होगा, ऑप्शन डी है अधिकतम 15,000 रुपये तक। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता या देता है तो उस पे कितना जो है वो जुर्माना लगाया जा सकता है? तो इसका जो उत्तर है वो है आंसर बी, 15,000 रुपये से लेकर दहेज के मूल्य तक उस पर जो है वो जुर्माना लगाया जाता है। और ये धारा 3 में इसका वर्णन किया गया है, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है। तीसरा प्रश्न है, दहेज किसके द्वारा दिया जा सकता है? केवल वधू पक्ष के द्वारा, केवल वर पक्ष के द्वारा, या दोनों पक्षकार में से कोई भी, या फिर केवल वर पक्ष द्वारा? तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका जो उत्तर है, इसमें बी और डी ऑप्शन जो है वो शायद रिपीट हुआ है, लेकिन इसका उत्तर जो है वो सी, दहेज किसके द्वारा जो है लिया या दिया जा सकता है? तो ये दोनों पक्षकार जो में से कोई भी हो, दोनों पक्षकार में से कोई भी जो है अगर वो लेता या देता है तो वो उसको जो है वो दंड का भागी होगा। धारा 2 में इसका जो है ये वर्णन किया गया है कि दहेज किसे कहा गया है। फिर है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में धारा 3 और 4 के उल्लंघन में सबूत का जो भार है, बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो किसके ऊपर आता है? व्यक्ति जिसने कंप्लेंट की है, जो दहेज के खिलाफ कंप्लेंट करता है, क्या उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ का भार आता है, सबूत का भार आता है? ऑप्शन बी है व्यक्ति जो मना करता है कि उसने दहेज नहीं लिया है, या दोनों के ऊपर आता है या किसी पर नहीं आता है? तो आंसर देखते हैं इसका। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, सबूत का जो भार है, वो उस व्यक्ति के ऊपर आता है जो मना करता है कि उसने दहेज नहीं लिया है। यानी किसी व्यक्ति के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगा है कि उसने दहेज लिया है तो वो उसे ही साबित करना पड़ेगा कि भाई उसने दहेज नहीं लिया है। और ये धारा 8 क में जो है इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? हर एक राज्य में दहेज निषेध अधिकारी या प्रतिषेध अधिकारी जो है, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर जो है वो नियुक्त किए जाते हैं हर राज्य में। तो वो किस धारा के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं? धारा 8 क, धारा 8 ख, ऑप्शन सी है धारा 9, ऑप्शन डी है धारा 10। तो आंसर देखते हैं इसका। तो जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति धारा 8 ख में होती है। ऑप्शन बी इसका आंसर है, सेक्शन 8 बी। प्रश्न नंबर 6 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत विज्ञापन पर पाबंदी लगाई जा सकती है? तो कोई भी एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन जो है उस पे जो रोक है वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की किस धारा के अंतर्गत जो है वो लगाई जाती है? धारा 4, ऑप्शन बी है धारा 4 क, ऑप्शन सी है धारा 5, ऑप्शन डी है धारा 6 क। तो इसका जो उत्तर है वो उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 4 क। यानी सेक्शन 4 ए में जो है वो किसी भी प्रकार के विज्ञापन पे जो है वो पाबंदी लगाई जा सकती है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध
हैं। जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है उसके अपराध जो हैं वो कौन कौन से हैं, नीचे ऑप्शन दिया है गया है, लेकिन ये बताना है आपने कि उनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम के जो अपराध है वो जमानती हैं, बेलेबल हैं, संज्ञेय हैं यानी कॉग्निजिबल हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध क्या अशमनीय यानी नॉन कंपाउंडेबल है, या फिर वो अजमानती है यानी नॉन बेलेबल है। तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के जो अपराध हैं वो बी, सी और डी तीनों हैं, यानी कि संज्ञेय भी है, अशमनीय भी है, अजमानती भी है, लेकिन वो जमानती नहीं है, बेलेबल नहीं है। तो वो ऑप्शन जो है वो गलत था। तो आंसर इसका ए है। और धारा 8 में जो है इसके बारे में बताया गया है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के जो अपराध है वो कॉग्निजिबल, नॉन कंपाउंडेबल और नॉन बेलेबल है। फिर प्रश्न नंबर 8 है, दहेज शब्द की परिभाषा जो है वो किस धारा में दी गई है, किस सेक्शन में दी गई है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के। ऑप्शन ए है धारा 3 में, ऑप्शन बी है धारा 2 में, ऑप्शन सी है धारा 4 में, ऑप्शन डी जो है वो है धारा 5 में। तो इसका उत्तर जो है दहेज शब्द की जो परिभाषा है वो धारा 2 में दी गई है, सेक्शन 2 जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का, उसमें जो है इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन दहेज की मांग कर सकता है या मांग सकता है। पहला माता पिता, ऑप्शन बी है संरक्षक, ऑप्शन सी है नातेदार, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है दहेज कौन मांग सकता है, तो ऊपर में से कोई भी नहीं मांग सकता, यानी कोई नहीं मांग सकता। दहेज की मांग करना ही अपने आप में जो है वो अपराध है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति, पावर टू मेक रूल्स जो है वो किस धारा में वर्णित है, यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में जो नियम बनाने की शक्ति है उसका वर्णन किस धारा में किया गया है। ऑप्शन ए है धारा 7, ऑप्शन बी है धारा 8, ऑप्शन सी है धारा 9, ऑप्शन डी है धारा 10। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति जो है वो धारा 9 में वर्णन है उसका, ऑप्शन सी इसका जो है वो उत्तर है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार को दहेज प्रतिषेध अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति किस धारा से प्राप्त होती है। तो एक ऑप्शन था हमारे पास कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति जो है वो उसका वर्णन तो धारा 9 में है, लेकिन राज्य सरकार को दहेज प्रतिषेध अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति जो है वो किस धारा से प्राप्त होती है। तो पहला है ऑप्शन ए धारा 7, ऑप्शन बी धारा 8, ऑप्शन सी धारा 9, ऑप्शन डी धारा 10। तो इसका उत्तर जो है वो है धारा 10। धारा 10 से राज्य सरकार को दहेज प्रतिषेध अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति जो है वो प्राप्त होती है। और अंतिम इसके बाद